दूसरा भाई, मैं तो हमेशा समझती थी कि तुम मुझे हकीकी भाइयों की तरह चाहते हो, फिर तुमने ये क्या किया? घर से दूर एक वीराने में लाकर मुझे एक अजनबी के हाथों सौंप दिया। खुद दुबई चल दिए। क्या बहनों को ब्याने का यही तरीका होता है? मेरे पास तो अब इस हाथ को मजबूती से पकड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पता नहीं कि तुम्हारा फैसला है या मेरी तकदीर का, लेकिन मुझे अपने शौहर और उसके घर वालों को इतनी मोहब्बत देनी पड़ेगी कि वो मुझे दिल से कबूल कर ले। इसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। सो बेटा, तू बड़ा शादी से इनकार कर रहा था ना, अब थोप दी गई ना तेरे सर पे एक जबरदस्ती की दुल्हन। इसे घर ले जाऊंगा तो रिएक्शन क्या होगा? कौन है ये लड़की? वो ताराजान, ये लड़की। हम पूछ रहे हैं कौन है ये लड़की? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताओ कौन है, कहां से आई है? वो ये मेरी बीवी है। क्या बीवी? तुम्हारी बीवी है ये? वो ये देखिए, ये सब अचानक हुआ, एक हादसा था। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। मेरे खुदा, ये क्या देख रही हूं मैं? ये कहां से उठाकर लाए हो इसको? कौन है ये? अरे मुझे अगर तुम्हारी शादी के लिए मरी जा रही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि रास्ते से उठाकर ले आओ तुम किसी को। खुदाया, खानदान में किसको क्या क्या जवाब दूंगी, किसको मैं क्या क्या बताऊंगी? इसने मुझे बर्बाद कर दी। किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़, जीते जी मार दिया। मामा संभालो अपने आप को। बहू, मामा, मामा, यार कौन ब्रेक दे रहा है सिगरेट? ये लो यार। अभी रख ले यार, सिगरेट दो यार, ये चला दो यार। मेहरबानी।
मामा मेरे शादी के घर में डूबी जरूर है, मगर इसे घर ले जाकर मैं उन्हें जीते जी मार तो नहीं सकता। एक नजर घूम कर उठा के उसे देख ना लो जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है। नहीं नहीं, पता नहीं वो क्या सोचेगा। अभी नहीं, अभी तो हम घर जा रहे हैं। क्या मैं इसे एक नजर रोक कर देखूं? कुछ देखूं भी क्यों? ये मेरी पसंद थोड़ी है। मैं शर्म की मारे से देख नहीं पा रही, मगर इसने भी अभी तक मुझे देखने की जहमत नहीं की है। शायद वो घबरा रहे होंगे। अब इस मुसीबत को कैसे टाला? कम वक्तों ने गन पॉइंट पर शादी करा दी, चलते चलते निकाहनामा भी थमा दिया। ओह गॉड, मैं करूं तो क्या करूं? भाई यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, कोई रिक्शे वाला? ओए खोलो, खोल दे। चलो भी जल्दी चलो, चल तेज से चलो, तेज चलो, तेज से क्लिफ्टन साइड पे ले लो। ये आगे जो सफेद गाड़ी खड़ी है ना, इसके पास ले जाओ। हाँ बस बस, रोक के रोक रोक। मैं 1 मिनट गाड़ी में से पैसे लेकर आता हूँ। ये बाकी रख लो यार। फैसल प्लीज मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। हाँ यार, सब काम छोड़ कर आओ, इमरजेंसी है, जल्दी आओ।
क्या बात है ज़ोब? ये इतने अर्जेंट बेसिस पे क्यों बुलाया? सब खैरियत है? तुम बैठो, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे साथ क्या हो गया नाया? जिसे तुम्हारी जिंदगी का साथी बनाया गया वो तुम्हें मिलने से पहले ही बिछड़ गया। तुमने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी थी, एक झलक एक झपक तक नहीं देखी थी। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसी कयामत तुम पर टूटने वाली है तो कम से कम ज़ियाउद्दीन की तरफ एक नजर तो देख लेती। भले ही तुम उसकी नजरों में बेशरम ठहराती, लेकिन अब तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? तुम तो शहर की सड़कों से भी वाकिफ नहीं हो। उस लड़की को बीच शहर में छोड़कर खुद यहाँ भागा है। मैं यहाँ पे अपना रोना रो रहा हूँ और तुम्हें उस लड़के की पड़ी हुई है। क्या हुआ है तुझे? तुझे मारा पीटा है? तुझसे कुछ छीना है? क्या तेरी जिंदगी खतरे में? कुछ नहीं हुआ है तुझे। तू सही सलामत अपने ऑफिस में बैठा है। धोखा तो उस लड़की के साथ हुआ और तूने उसे डिच किया। What do you mean by ditch? गन पॉइंट पर निकाह पढ़वाकर उसे मेरे गले थोपा गया और तू कह रहा मैंने उसे डिच किया। मैं मानता हूं कि तेरा निकाह पढ़ाया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू एक लड़की को बीच शहर में अकेला छोड़कर यहां भागा है। I can't believe this. कि तू मुझे समझने के बजाय मुझे ब्लेम कर रहा है। हाँ, मैं तुझे ब्लेम करूं। तूने हरकत ही ऐसी की है क्योंकि बकौल तेरे उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसका निकाह जबरदस्ती तेरे साथ किया जाए। और तू ये भी कह रहा है कि उसका कजन अब दुबई के लिए निकल चुका होगा और अगर तेरे साथ उसका निकाह नहीं होता तो उसकी सौतेली मां एक बुड्ढे के साथ उसे बेच चुकी होती। इसका मतलब है इस शहर में उस लड़की का तेरे सिवा कोई और नहीं और उसके कजन ने तुझ पे ट्रस्ट करके उस लड़की को तेरे हवाले किया था और तू मर्द होके बुज़दिलों की तरह उसे छोड़कर यहां भागा है। और ये सोच के वो लड़की इस पूरे शहर में तुझे न जाने कहां कहां ढूंढती फिर रही होगी और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गई या उसके साथ कोई मिसहैप हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्लीज मुझे सोचने दे यार, सोचने दे मुझे। ये सोचने का वक्त नहीं है। ऐसा ना हो कि वो लड़की कहीं खो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा वरना सारी उम्र तेरा जमीर तुझे मलामत करेगा। लेकिन फैसल, लेकिन कुछ नहीं। चल बाकी बातें रास्ते में होंगी वरना देर हो जाएगी। इस जादू की बात खोलकर देखो, तुझे सब पता चल जाएगा। मेरी बहुत प्यारी नाया, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह नायाब और बेमिसाल। तुम्हें मुझ पर बेहद गुस्सा आ रहा होगा और आना भी चाहिए। भाई बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मेरी मजबूरी शायद तुम ये खत पढ़ने के बाद जान जाओ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ था। हम ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर पेशावर आए थे तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था।
तुम्हारे अब्बा इलाके के कमिश्नर थे। सरकार ने उनको इतना बड़ा घर दिया था कि उसकी कशादगी और खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गया था। उस दिन पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। तुम्हें अपनी माँ की मौत का दुख जरूर था, लेकिन तुम मुसलसल अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैं भी तुम्हें देखकर सोचा था कि चाचा के घर में अल्लाह ने बेटी की सूरत में एक आसमानी परी भेजी है। तुम्हारे उठने बैठने, रख रखाव और धीमे लहजे में बात करने से ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी तालीम और तरबियत भी आसमानी फरिश्तों ने की होगी। मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर जाती रही हो, वो भी चाचा के साथ, वरना तुम्हें घूमने फिरने बाहर जाने का कोई शौक नहीं था। चाचा ने तुम्हें बचपन से अंग्रेजी सिखाई थी। तुम लोग घर में अंग्रेजी में बातें किया करते थे। तुमसे मेरी दूसरी मुलाकात तब हुई जब चाचा का इंतकाल हुआ था। चाचा की मौत ने तुम्हारी वो हालत कर दी थी कि मैं तो तुम्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं सका। चारों तरफ चाचा की मौत का मातम हो रहा था और तुम सदमे में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी गुड़िया के बाल झाड़कर उसे खुद बनाकर जमीन पर रख दिया गया। तुम्हारे चेहरे की मोड़ने वाली रंगत मेरे दिल में दाग बनकर चुभने लगी थी। लोग बातें कर रहे थे कि बिन माँ की लड़की का बाप ही मर गया, अब इस यतीम को कौन सहारा देगा। उसी वक्त मेरे अब्बा ने आकर तुम्हारे सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। और हम तुम्हें पेशावर से अपने घर लाहौर ले गए थे। दो कदम दूर थे। के घर आने के बाद मैं ये देखकर दंग रह गया था कि जिन हाथों में जिंदगी भर कागज कलम किताबें हुआ करती थी, उन हाथों से मेरी सुतेली माँ कपड़े बर्तन धुलवा रही थी। वो नायाब जो जिंदगी भर एक महल जैसे घर में रहती थी, नौकर नौकरानियों के हाथों का खाती पीती रही, आसाइशों में पलती रही, वो मेरी सौतेली माँ के घर दिन भर झाड़ू पोछा लगाती। ये सब फिर भी ठीक था, लेकिन जिस दिन वो बुढ़ा सेठ अम्मा के पास आया, उस दिन मुझे जिस भयानक हकीकत का पता चला वो तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है। सेठ शादाब दरअसल तुमसे सिर्फ शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाकर तुम्हारे जरिए पैसे कमाना चाहता था। वो एक दलाल था जिसने पहले भी चंद बेसहारा लड़कियों से शादी करके उनको दुबई ले जाकर उनकी इज्जत बेच चुका था। अम्मा इसीलिए राजी थी कि तुम्हारी सूरत में उसे एक सोने की चिड़िया मिल गई थी, और अब्बा इसलिए खामोश था कि अम्मा के आगे बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अम्मा तुम्हारी झूठी शादी करवाकर तुम्हें हमेशा के लिए बेचना चाहती थी। तब तुम्हें हकीकत बताए बगैर मैंने तुम्हें अम्मा के चुंगल से निकालने के लिए ज़ुहाबुद्दीन के बारे में मालूमात शुरू कर दी। ओह माय गॉड, चाची शादी के नाम पर मुझे इस दरिंदे के हाथों बेचने वाली थी। मैं चाहता तो तुमसे खुद शादी करके तुम्हें अम्मा के साए से कहीं दूर ले जाता, लेकिन मैं तुम्हें भूख और अफलास नहीं देना चाहता था, क्योंकि ना मेरी कोई आमदनी थी और ना मुस्तकबिल। वैसे भी तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की मुझ जैसे छठी पास के लिए नहीं है, बल्कि ज़ुहाबुद्दीन जैसे इंसान के लिए बनी थी। जानती हो, जब तुम पहली बार हमारे घर लाई गई थी ना, तो मैंने सोचा था तुम्हें पूरा लाहौर घुमाऊंगा, लेकिन वक्त ने उसका मौका ही नहीं दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें ज़रूर लाहौर दिखाएगा, तुम भी अपने इखलाक से उसका दिल जीत जाओगे। इस खत में मैंने एहतियातन ज़ुहाबुद्दीन के घर का पता और टेलीफोन नंबर भी लिख दिया है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी शादी इस तरह से करवाई।
लेकिन खत पढ़ने के बाद तुम्हें यकीन होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं उसे यहीं छोड़कर निकल गया था। तुझे कहीं आसपास नजर आ रही है वो? नहीं। उसका नाम क्या है? नाम 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 तो ज़हन में नहीं आ रहा। What? तेरा उसके साथ निकाह हुआ है, मौलवी साहब ने निकाह के वक्त या उसके कजन ने उसका नाम तो लिया होगा। यार मौलवी साहब ने नाम तो लिया था, लेकिन मैं इतना टेंशन में था कि नाम की तरफ ध्यान ही नहीं किया। अब ज़हन में नहीं आ रहा। तुझे उसका नाम याद नहीं है, शक्ल तूने उसकी देखी नहीं है, तो फिर उसको ढूंढेंगे कैसे? वो दुल्हन के लिबास में, उसे देख के पहचान जाऊंगा मैं। चल। ओह माय गॉड। चल भाई ढूंढते हैं कोई, अगर दुल्हन के लिबास में कोई लड़की नजर आ गई तो उससे पूछेंगे। किसी से पूछना भी पड़ेगा। इस तरफ आ। निकाहनामा, सो कॉल्ड मैरिज। क्या फायदा इस कागज का जिसकी लाज उस पर साइन करने वाला भी नहीं रख सका। सुहाबुद्दीन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा दरवाजा खटखटा कर पूछूंगी, तुमने मेरे हाथ की पुष्ट पर यह दाग क्या सोचकर लगाया? शरई तौर पर निकाह हुआ था तो उसे शरई तौर पर खत्म कर देते। मुझे इस बंधन में बांधकर बुज़दिलों की तरफ भाग जाना आखिर कहां की इंसानियत है? दे बीबी, अल्लाह के नाम पे खिरात दे दे। दे बीबी, अल्लाह के नाम पे खिरात दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। देना थोड़े से रुपए अल्लाह के नाम पे। बीबी, आज तेरी शादी हुई है। कितनी सोहनी लग रही है तू इन शादी के जोड़ों में। अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे। दे दे ना खिरात, अल्लाह के नाम पे देती नहीं है। वैसे आज तेरी शादी हुई है और तू अकेली है यहाँ पर, और लोग किधर है? मेरा मतबल है तेरे सास ससुर और वो तेरा शौहर, तेरे माँ बाप। बीच बाजार में दुल्हन ऐसे थोड़ी ना फिरा करती है कोई, है? सुनती भी नहीं है। बीबी, देना अल्लाह के नाम पे। बस यही है मेरे पास। अल्लाह तुझे बहुत दे। बीबी, मैं तेरे को एक बात बताऊं, इतने बहुत सारे पैसे ना गोद में इकट्ठे रखना अच्छी बात नहीं होती। ना दिन में भी ना चोर उचक के लूट के ले जाते हैं। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। सुनिए, यहाँ पे कोई पीसी हो, मुझे फोन करना है। हाँ है ना, वो उधर एक दुकान है, उसमें फोन भी है। आजा, मैं तुझे दिखाती हूँ। आजा, चल चल।
ये तो बिल्कुल वीरान पड़ा है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, निकाह के बाद सब चले गए थे। आखिरी बार जब हम दोनों यहाँ से आए थे तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तुम जिद कर रहे थे आने की। वो इसलिए कि बकौल तेरे, अगर वो कोई ड्रामेबाज थे और तेरे साथ कोई खेल खेल रहे थे तो कम से कम वो लड़की तुझसे बिछड़ने के बाद यहां आ सकती है, इसलिए। चल के देखते हैं। ये है वो हाथ जो उसके भाई ने मेरे गले में डाला था। और तूने इस हार की तरह उस लड़की को भी बोझ समझकर सरे राह फेंक दिया। मैंने कहा तो इस सेंसेस में नहीं था मैं, फिर भी बार बार जूते क्यों बरसा रहे हो? उसके पास खानामा है, उसमें एड्रेस है मेरा, हो सकता है मुझे ढूंढ ले वो किसी तरह। चलो। जो कदम दूर थे, दूर थे। उधर एक दुकान है, उसमें आप फोन कर लेना बस। किधर है? इधर ही भी है बीबी, अभी चलो ना, मैं लेके जाती हूँ ना तुम्हारे को। ये दुकान है, ये वाला है। सुने भाई साहब, मैं कॉल कर सकती हूँ? जी आप करो। अरे अरे पकड़ो इसको, चल चल, अरे पकड़ो इसको, चल चल चल, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो। संभालो अपने आप को विपी, चोट तो नहीं लगी ना कहीं? तो सब मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपने पैसे छुपा के रखो, ले गए ना चोर उचक्के। यहाँ का पता था सुने, कैसे ढूंढूं कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? चलो उठो बीबी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ। चलो क्या है बीबी, मैं तारे से कब से पूछ रही हूँ, और तू है कि अपने बारे में कुछ बताती नहीं है। तारा घर कहाँ है, घर वाले किधर हैं, वो तेरा शौहर कहाँ है, क्या सब लोग बिछड़ गए हैं तुम्हारे से? जैसा ही समझ ले, ये तो कोई जवाब नहीं ना हुआ। का जवाब मुझे खुद पता होता ना, तो तुम्हें जवाब देने से पहले तो उसके पास पहुंच जाती। देखो बीबी, जमाना बड़ा खराब है, हम तो लड़ लड़ के जमाने से आदी हो चुके हैं। पर आप ना हमारे को किसी अच्छे और बड़े घर की लगती हो। अभी पता, तुम जब वहाँ से उठकर यहाँ आई हो ना, तो वहाँ जितने मर्द जमा थे वो मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो उनको ऐसी गालियां देकर भगाई है ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हमने तो अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारी है बीबी, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मर्द लोग जो होते हैं ना, अकेली औरत को देखते हैं ना तो उनकी आंखों में हवस पैदा हो जाती है। आपको नहीं पता, बड़े कमीने होते हैं ये। सुनो, क्या मैं एक रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकती हूँ? हमारे घर? तो बीबी, हमारा घर तो आप जैसे लोगों के लायक नहीं है। मैं तो तुमसे भी बड़ी फकीरा बता रहा हूँ। अब कुछ तो लुट चुका है मेरा, मजीद कुछ लुटवाने की मुझमें हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक रात की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी।
अच्छा, आप कहती हो तो सो बिस्मिल्लाह, मारे को भी खुशी होगी। चलो चलो फिर तुमको मैं लेके चलती हूँ अपने घर। चलो पहले तुम अपना काम खत्म कर लो। अरे बीबी, हम लोग जो है ना सिर्फ खाने पीने के लिए मांगते हैं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। एक वक्त तो मिल जाए ना तो अगले वक्त का अल्लाह खुद ही दे दे। हाँ, घर हमारा इधर है, मैं तुमको लेके चलती हूँ। चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। हमारा घर उधर है, बहुत दूर है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? रजिया, रजिया सुल्ताना। जानती हो बेटी, मैंने तुम्हारा नाम नायाब इसलिए रखा कि तुम एक नायाब और बेमिसाल जिंदगी गुजारोगी। एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो तुम्हें नसीब होगी बेटा। क्या बात है बीबी, तुम्हारे को ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही सोच रही थी। माँ बाप अपनी औलाद का नाम कितने अरमानों से रखते हैं ना। रज़िया सुल्तान, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम रखते वक्त एक बार भी ये सोचा नहीं होगा कि रज़िया सुल्ताना नाम की बेटी दूसरों के आगे इस तरह हाथ फैलाए। इंसान अपने नाम से नहीं किस्मत की खाता है। मैं भिखारन के घर पैदा हुई हूँ तो भीख ही मांगूंगी ना, भिखारन नहीं होंगी। नाम रख लेने से रज़िया सुल्ताना तो नहीं बन जाऊंगी ना बीबी। छोड़ो भी, तुमने भी मारे को किन बातों में लगा दिया। चलो वो आगे हमारा घर है, चलो जल्दी जल्दी चलो, रात हो जाएगी, आ जाओ। आपके शौहर ने कैसे आपको छोड़ दिया जी? अरे जीरा, रज्जो को तो देख, कौन सी छोरी को ला रही है, और वो भी लाल कपड़ों में लाने लग रही है। कहीं तेरे लिए दुल्हन तो नहीं लेकर आ रही? तेरी तो ईद होने वाली है। अबे चुप, करीब आ गई है। अरे रज्जो, ये छोरी ने कहाँ से ले आई है? ये झोपड़पट्टी में। अरे को क्या है? तू अपने काम से काम रख, खबरदार जो हमारे बीच में बोला। चलो बीबी, तुम तो आगे चलो ना, हट जा इधर से, खबरदार। बात करता है। आ जाओ बीबी, आ जाओ आ जाओ। अभी आप यहाँ पर बैठो। मैंने तो पहले ही कहा था बीबी जी, हमारा घर आपके रहने के लायक नहीं है, पर मैं आपको वहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। इन झोपड़ियों में औरतें नहीं होती क्या? होती है ना, क्यों नहीं होती है औरतें? लेकिन मुझे तो सिर्फ मर्द नजर आए सारे बाहर, कोई औरत कोई बच्चा नहीं था। रात होते ही ना अपनी अपनी झोपड़ी में इतनी औरतें इतनी बच्चे होंगे कि आप हैरान रह जाओगी। इस वेले तो सारी भीख मांगने गई है ना। तो कदम